Hello, people. Welcome back to my YouTube channel, Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So, CA फाइनल ऑडिट रिकॉल रिवीजन का ये सेकंड वीडियो होने वाला है। अब ये वीडियो ग्रुप ऑडिट के वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है। नाउ व्हाट इज दिस वीडियो अबाउट? सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डू ऑल दी SM क्वेश्चंस, दैट मीन्स योर ICI स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस फॉर चैप्टर नंबर 1, जिसमें आपका SQC 1 एज वेल एज AC 220 कवर्ड है। अब मैंने क्या सोचा है ना, बिकॉज होता ये है कि जो छोटे चैप्टर्स हैं, डायरेक्ट चैप्टर्स हैं, उनसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। मतलब केस स्टडी भी अगर आती है तो भी उसमें लास्ट लाइन में या मिडिल ऑफ द लाइन में देर आर चांसेस कि वो लोग वैसे के वैसे ही पॉइंटर्स पूछ लेते हैं। तो जो डायरेक्ट चैप्टर है उसको तो ऐसे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करना रिवाइज ठीक रहेगा, लेकिन एसेज जो है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग स्पेशली जो है, ये काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं। मतलब ये तो स्टार्टिंग से ही है ना ऑडिट के सिलेबस में। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट के पास में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बने हुए हैं। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे ये लोग जो लेवल है क्वेश्चंस का वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सो दैट इज़ वाई इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग, लाइक वो आप अपने एंड से कर लेना, बट इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग एवरीथिंग टॉपिक वाइज, मैं क्या करूँगी कि ऐसे वाले जो स्पेसिफिकली चैप्टर्स हैं इनकी कोशिश करूँगी कि क्वेश्चंस ले आऊँ। अब ICI मटेरियल का क्वेश्चन इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल ही जाएंगे। लेकिन ये अगर हम लोग कर लेंगे ना तो इससे जो है, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो फिर आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आप ये वीडियो देखोगे ना तो उससे आपको पता लग ही जाएगा। बात रही पास्ट एग्जाम पेपर्स की, तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है फ्रॉम December 21 टू November 24। May 25 और September 25 का मैं बहुत जल्दी ही लेकर आऊंगी। मैं सोच रही हूँ थोड़ा रिकॉल रिविजन करवा दूँ, उसके बाद में फिर बचेंगे आपकी RTPs, तो उसका देखते हैं फिर क्या करना है। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 1 के ICI के क्वेश्चंस के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है वो है आपका टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के बारे में। नाउ ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दैट व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द टोन एट द टॉप ऑफ फर्म ABC and associates chartered accountants. तो what are the considerations one should exercise to uphold the quality of firm? अब ये वाली लास्ट वाली लाइन आपको शायद याद आ रहा होगा, इससे एक एलिमेंट, और वो एलिमेंट क्या है, लीडरशिप वाला जो एलिमेंट है। क्योंकि उसी में ही अपने नोट्स पे आप अपने उठा के देख सकते हो कि ये लाइन लिखी होगी कि कौन कौन से कंसिडरेशंस होते हैं जो एक्सरसाइज करना होता है टू अपहोल्ड द क्वालिटी ऑफ द फर्म। एक बार हम लोग केस स्टडी भी पढ़ लेते हैं कि ABC एंड एसोसिएट्स जो है उसकी पॉलिसी है कि वो एक्सेप्ट करती है क्लाइंट्स को जहाँ पर जो रिस्क है, इवेल्युएशन रिस्क का इवेल्युएशन है, दैट इज कंडक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी एंड द प्रमोटर। नाउ XYZ लिमिटेड ने अप्रोच करा ABC एंड एसोसिएट्स को। द प्रमोटर ऑफ XYZ लिमिटेड जो है वो क्लोज एसोसिएट है और फैमिली फ्रेंड भी है मिस्टर ए का। तो XYZ ने अप्रोच करा है ABC इन एसोसिएट्स को, प्लीज हमारा आप ऑडिट कर दो। और सिचुएशन क्या है कि जो प्रमोटर है ना XYZ लिमिटेड का, वो क्लोज एसोसिएट और फैमिली फ्रेंड है मिस्टर ए का। और मिस्टर ए कौन है, मैनेजिंग पार्टनर है ABC इन एसोसिएट्स के। Now XYZ Limited has been in the news in the previous year for certain inquiries from the regular authorities in relation to certain matters. तो XYZ के बारे में न्यूज़ भी इस तरह से फैली हुई है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज इससे बराबर इंक्वायरीज कर रही हैं। जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स हैं उन्होंने भी रिजाइन किया है और इस कंपनी में स्टैंड चल रही है कैजुअल वैकेंसी। जो XYZ लिमिटेड है, दैट कंपनी इज ऑल्सो रेडी टू ऑफर 25% मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग फीस। मतलब XYZ लिमिटेड जो है, कहीं ना कहीं आपने अभी तक क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको समझ आया होगा कि कहीं ना कहीं XYZ ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है इस कंपनी में, बिकॉज एग्जिस्टिंग ऑडिटर्स ने भी छोड़ दिया, ऊपर से ज़्यादा फीस भी देने को तैयार है। तो मिस्टर ए जो है वो स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं ABC एंड एसोसिएट्स को कि एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि उनका एक फैमिली फ्रेंड जो है वो XYZ लिमिटेड का प्रमोटर है। तो अब आप बताओ कि क्या मतलब यू यूल हैव टू गिव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग जो चल रहा है टॉप में और टॉप ऑफ द फॉर्म ABC एंड एसोसिएट्स में, एंड कौन कौन सी कंसिडरेशंस हैं जो आपको एक्सरसाइज करनी होगी टू अपहोल्ड द क्वालिटी ऑफ द फॉर्म। तो ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये तो सीधा सीधा समझ आ रहा है कि लीडरशिप वाले पॉइंट से। अब एक बार हम देख लेते हैं कि इन्होंने इसको आंसर कैसे किया है। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है गिवन केस के बारे में। वैसे तो मैंने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पास्ट एग्जाम पेपर्स में भी कराई है, बट फिर भी यहाँ पे भी मैं करवा देती हूँ। देखो सबसे पहले इन्होंने अबाउट द केस लिखा है। तो अबाउट द केस जो है
वो वही है जो अभी हमने एंटिटी में डिस्कस किया था, एंटिटी कह रही हूँ, क्वेश्चन पढ़ते टाइम डिस्कस किया था, ठीक है। अब क्या हुआ है, इसमें अब हमने क्या करा है ना, अपना एनालिसिस करा है। तो एनालिसिस में क्या करा है कि ये जो है ये दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या है, पुअर फंक्शनिंग है, क्योंकि SQC1 जो है, SQC1 क्या बोलता है कि फर्म को ऐसे क्वालिटी कंट्रोल डिजाइन करने चाहिए जिससे कि उसको रीजनेबल एश्योरेंस मिल पाए कि एंटिटी में जो फर्म है, मतलब जो फर्म है और उसके जो पर्सनल है, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ में कंप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो आपको सबसे फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा SQC1 की, कि SQC1 क्या कहता है। ऑल्सो ये बोलता है कि आप जो भी बिजनेस स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आपको जो है ये देखना होगा कि आप जो भी इंगेजमेंट एक्सेप्ट करो उसमें क्वालिटी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो हमको लग रहा है कि इनको क्वालिटी वॉलिटी से कोई मतलब नहीं है, इनको किससे मतलब है, कॉमर्शियल कंसिडरेशन से, यानी कि पैसे से। क्यों? क्योंकि मिस्टर ये बार बार बोल रहा है कि कर लो एक्सेप्ट, कर लो एक्सेप्ट। तो जो मैनेजिंग पार्टनर है फर्म का, वो भी यहाँ पर रिलेशन है, उनका फैमिली फ्रेंड वगैरह है। नाउ जो मैटर है, इट शुड हैव बीन ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द फर्म इन अकॉर्डेंस विद SQC1, क्योंकि यहाँ पर एक और थ्रेट निकल करके आ रहा है, फैमिलैरिटी थ्रेट। तो ये सारी चीजें हमको किसका पार्ट बनानी है, एनालिसिस का पार्ट बनानी है, कि यहाँ पर क्या है, फैमिलैरिटी थ्रेट भी है, राइट। नाउ यहाँ पर फैमिलैरिटी थ्रेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज क्लोज एसोसिएट एंड फैमिली फ्रेंड वाली चीज है। उसके अलावा फर्दर मैटर्स जो है इंक्वायरीज की रेगुलेटर्स और इन सब से, इससे पता लग रहा है कि हमको ये एक्सेप्ट करना भी चाहिए या नहीं। मतलब कि यहाँ पर इंटीग्रिटी जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज लग रही है आपको, बिकॉज यहाँ पर क्या, रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी इंक्वायरी कर रही हैं इस फॉर्म से, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स जो है हमको बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट देखने होते हैं। ऑल्सो इन सब चीज़ों से हमको ये पता लग रहा है कि यहाँ पर लैक ऑफ प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट है। उसके बाद में फिर जो जो कंसिडरेशन है वो सारे हमें लिखने हैं। कंसिडरेशन क्या है कि कॉमर्शियल कंसिडरेशन जो है वो ओवरराइड ना करें वर्क परफॉर्म को, फर्म को सफिशिएंट रिसोर्सेज देना चाहिए जैसे डेवलपमेंट और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी का, और जो फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं वो जो है उसके पर्सनल के साथ में इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि दिखे कि उनकी जो है ओवरराइडिंग कमिटमेंट है टू क्वालिटी। तो देखो अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो इन्होंने जो है यहाँ पर तो तीनों कंसिडरेशन दे दिए, जो देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहे हैं, ये तीनों कंसिडरेशन इन्होंने सीधा सीधा लिख दिए सेकंड पार्ट के लिए। और फर्स्ट पार्ट में जो एनालिसिस वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के लिए जो एनालिसिस है इस पूरी केस स्टडी का, वो इन्होंने किया है। और उसके बाद में इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि एक तो यहाँ पर क्या है, लैक और थ्रेट है टू इंडिपेंडेंस, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस वाले में भी ये वाला जो एलिमेंट है इसके लिए भी यहाँ पर क्या हो रही है, इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, राइट। तो ये सारी चीजें लिखनी है। दिस वाज नॉट वेट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का सेकंड वाला। इसमें क्या है, जो MNP एंड कंपनी है, फर्म ऑफ ऑडिटर्स, वो अपॉइंट हुई है बाय अ बैंक टू conduct stock audit of a borrower. It deputes one of its paid chartered accountants employees, Sudhanshu, to conduct above said stock audit. He leverages it as an opportunity to prevail upon the client to get the accounts audited from their firm. He also assures the client of a clean stock audit report without adverse comments. As a quid pro quo, is approach of Sudhanshu proper and how does it reflect upon the quality control system of firm? कितना बढ़िया काम करा है सुधांशु ने। सुधांशु को भेजा था स्टॉक ऑडिट के लिए MNPN कंपनी ने। उसने क्या करा, उसने कहा चलो मौके का फायदा उठाया जाए। उसने वहां के क्लाइंट को बोल दिया कि आप जो हो मेरे से ही ऑडिट कराना, और मैं ना एकदम क्लीन स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट दूंगा बिना किसी एडवर्स कमेंट की। तो क्या सुधांशु ने ठीक करा? और अगर नहीं तो ये किस तरह से आपकी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इम्पैक्ट कर रही है? तो यहाँ पर जो सुधांशु का बिहेवियर है वो कैसा है, टोटली अनएथिकल बिहेवियर है। क्या है यहाँ पर, अनएथिकल बिहेवियर है सुधांशु का, और इससे इसने क्या कॉम्प्रोमाइज करे, एथिक्स कॉम्प्रोमाइज करे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है क्लियरली वायलेट करती है कोड ऑफ एथिक्स, और फर्म को इस तरह से अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने चाहिए और उसको डॉक्यूमेंट भी करना चाहिए और कम्युनिकेट भी करना चाहिए अपने पर्सनल को कि हमारा जो है कमिटमेंट क्या है, क्वालिटी है, और इसके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो एथिक्स के साथ में यहाँ सुधांशु ने कॉम्प्रोमाइज करा है। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन से ही आपका पूरा का पूरा ये ऐसे रिवाइज हो जाएगा। बट डेफिनेटली क्वेश्चंस करने से पहले अपने नोट्स को रिवाइज करके बैठना, उससे ये होगा कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आंसर कर पाओगे मेरे साथ। वरना सिर्फ सुन रहे होगे, आप कुछ समझ नहीं पा रहे होगे या रिकॉल नहीं कर पा रहे होगे। रिकॉल तभी कर पाओगे अगर ये चैप्टर रिवाइज करके बैठोगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CAM जो है ये इंट्रोड्यूस हुए हैं टू अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट इन अ सोशल फंक्शन। इनको मिलवाया गया है सोशल फंक्शन में एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का मतलब अभी वो क्लाइंट है नहीं इनका। Now he is sure to visit office of CAM very soon in relation to professional work. वो बोलता है कि मैं आपके ऑफिस आपसे मिलने जरूर आऊंगा, मुझे प्रोफेशनल वर्क है। Now जब डिस्कशंस हो रहे थे over a cup of coffee next week, तो it transpires that there was a search by enforcement directorate in his premises and about a month back resulting in recovery of huge sum of cash. तो ये पता लगा, कॉफी पे लोग गए थे, कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसकी प्रीमाइसेस में क्या करा है, सर्च कंडक्ट कर दी है, क्योंकि वो वहां से कैश रिकवर करना चाहते हैं। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने भी उसके प्रीमाइसेस में सर्च करी है, क्योंकि वहां पर बोगस कैपिटल गेन्स पता लगे थे on penny stocks. Now complaining about the poor quality of services provided by his present auditor, he offers appointment as tax auditor of his 5 family-owned firms to CAM in lieu of handsome fees. What are the factors to be evaluated by CAM if he wants to take up the engagement? तो आप खुद को इमेजिन करो कि आप CAM हो, आप किसी पार्टी में गए, आपके क्लाइंट मिला, ठीक है, मतलब प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट मिला, ही इज नॉट योर क्लाइंट बट वो आपका क्लाइंट बन सकता है। फिर उसने कहा कि मैं आपसे मिलूंगा, आपकी अगली मुलाकात हुई, कॉफी पे गए आप लोग, और आपको पता लगा कि ये जो क्लाइंट है ये तो पूरा फिल्मी हीरो निकला, इसकी तो रेड वेड आराम से पड़ चुकी है, सर्च वर्च हो चुकी है। तो अब ये बोल रहा है कि मैं ना बिल्कुल भी अपने प्रेजेंट ऑडिटर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और आप मेरे ऑडिटर बन जाओ, आप मेरा काम कर दो, और मैं आपको 5 ऑडिट भी दूंगा, टैक्स ऑडिट, मेरी फैमिली के फॉर्म्स हैं, और उसके बदले मैं आपको हैंडसम फीस भी दूंगा। तो क्या आप एक्सेप्ट कर लोगे? तो मुझे नहीं पता आप क्या करोगे या क्या नहीं, लेकिन देखो एज पर दिस SQC1 आपको क्या क्या फैक्टर्स इवेल्युएट करने होंगे। आपको जो है यहाँ पर एक्सेप्ट करने से पहले इंटीग्रिटी देखनी होगी क्लाइंट की। अब इंटीग्रिटी के लिए क्या क्या पॉइंटर्स होते हैं वो याद करो। तो इंटीग्रिटी के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फर्म की फीस को जितना पॉसिबल हो सके, वो बार बार फीस को ही बोल रहा है कि एज लो एज पॉसिबल। तो चलो वो फैक्टर तो यहाँ पर नहीं था। फिर कहीं वो किसी फ्रॉडलेंट या फिर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में तो इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके चांसेस यहाँ पर पूरे पूरे आपको दिख रहे हैं। एक मिनट, इन्होंने बहुत शॉर्ट में दिया है कि इंटीग्रिटी, बट आप जो हो कुछ और पॉइंटर्स भी ना लिख सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि देखो, 2 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए कि फर्म की फीस को एज लो एज पॉसिबल करने में तो नहीं इन्वॉल्व है, और जो फॉर मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग या किसी और फ्रॉड में या क्रिमिनल एक्टिविटी में हो। उसके बाद में एक और पॉइंट होता है कि क्या रीजन है कि वो जो अपना प्रीवियस ऑडिटर है उसको अपॉइंट नहीं कर रहा है और आपको अपॉइंट कर रहा है। तो अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट का मतलब प्रपोज अपॉइंटमेंट का या नॉन रीअपॉइंटमेंट का क्या रीजन है। उसके अलावा क्या उसकी आइडेंटिटी है, किस तरह की नेचर है, क्या बिजनेस ऑपरेशंस है, फिर उसका एटीट्यूड कैसा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके काम पे लिमिटेशन लगा रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ों में कुछ भी डाउटफुल फैक्टर लग रहा है, यू शुड नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट फ्रॉम दैट क्लाइंट, बिकॉज उसकी इंटीग्रिटी वहाँ पर ठीक नहीं है। सो दिस क्वेश्चन वॉज अबाउट इंटीग्रिटी। उन्होंने बहुत शॉर्ट में इसका आंसर दिया है, सिर्फ इंटीग्रिटी के बारे में लिखा है। बट डेफिनेटली अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो आपको उसको थोड़ा इलेबोरेट करके विद पॉइंटर्स लिखना होगा, बिकॉज ये तो एक हिंट्स है। लेकिन सजेस्टेड आंसर्स में या आंसर कीज में डेफिनेटली इन्होंने इसको डिटेल में करा होगा, जैसा हमने पास्ट एग्जाम पेपर्स में भी देखा ही था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। JVN एंड एसोसिएट्स जो है ये ऑडिटर्स हैं लिस्टेड कंपनी के, जो कि इन्वॉल्व है एक फिनटेक सेक्टर में। जो एंगेजमेंट टीम है वो कुछ इश्यूज में स्टक है, और उन्होंने क्वेरी है जो ICAI के एक्सपर्ट को भेजी है। जो भी इशू है वो रिजॉल्व करके एक्सपर्ट ने दे दिया है। Now, since expert opinion was provided by ICI, engagement team was of the view that appointment of engagement quality control reviewer has lost its relevance.
तो क्या आप इस बात से अग्री कर रहे हो? तो ये चीज़ ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है दैट यू कैन नॉट रेफर टू एनी एक्सपर्ट और एनी अथॉरिटी और अ प्रोफेशनल बॉडी। तो ये क्लियरली जो है ये EQCR में मेंशन है, आप देखोगे कि वो जो है कंसल्ट कर सकता है किसी भी प्रोफेशनल इंडिविजुअल को, चाहे वो एंटिटी के अंदर हो चाहे एंटिटी के बाहर हो। तो इट कैन टेक कंसल्टेशन इन एनी काइंड ऑफ डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर। तो डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस जो है यहाँ पर कीवर्ड्स हैं। आंसर भी देख लेते हैं एक बार। तो लिस्टेड एंटिटी में है पर्टेन करता है अपॉइंटमेंट इन सेपरेट एंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। आई थिंक यहाँ पे जो इन्होंने इसका आंसर दिया है ये इससे कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है। Since expert opinion was provided, engagement team was of the view that appointment of engagement quality reviewer has lost its relevance. Okay, ये बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पर दी गई है तो इस वजह से एंगेजमेंट टीम को EQCR रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके ओके, इट वाज माय फॉल्ट। देखो, यहाँ पर आपने एक्सपर्ट ओपिनियन लिया, उससे कोई फर्क नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपको EQCR अपॉइंट नहीं करना है। तो ये लोग जो बोल रहे हैं दैट इज टोटली रॉन्ग। इवन इफ आपने एक्सपर्ट ओपिनियन ले भी लिया है तब भी, बिकॉज ये एक लिस्टेड एंटिटी है ना, GVN एंड एसोसिएट्स, सो दैट्स वाई यहाँ पर आपको एक EQCR तो मैंडेटरली अपॉइंट करना ही होगा। बिकॉज जब भी आप ऑडिट करते हो एक लिस्टेड एंटिटी का, सो इन दैट केस EQCR का अपॉइंटमेंट इज मैंडेटरी। However, अगर यहाँ पर कोई और अदर एंटिटी का होता अदर देन लिस्टेड एंटिटी का, वहाँ पर डेफिनेटली एक चॉइस रहता दैट यू वांट टू अपॉइंट EQCR और नॉट। तो यहाँ पे जो है वी डू नॉट अग्री बिकॉज ये लिस्टेड एंटिटी है एंड इट इज मैंडेटरी। सो दैट इज वाई आपने भले ही एक्सपर्ट ओपिनियन ले लिया है बट स्टिल दिस विल अप्लाई एज इट इज। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर TYU, दैट इज योर TYU 5। तो RST कंपनी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है ये, एंड ये जो है ऑडिटर्स हैं एक लिस्टेड कंपनी के जो कि इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेवी मशीनरी कंपोनेंट्स। जो ऑडिट रिपोर्ट है 23-24 फाइनेंशियल ईयर की, it also included the reports on matters listed in CARO 2020. Now, while reporting under clause number 7A of the said order relating to the regularity of undisputed statutory dues, the auditors have commented that company is generally regular in depositing statutory dues to appropriate authorities. So, is the above reporting qualitative and in line with the requirements of SA 220? अब यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसे 220 के हिसाब से आपने ठीक तरह से जो है वो रिपोर्टिंग करिए या नहीं करिए। तो ये रिपोर्टिंग क्वालिटेटिव नहीं है, ये ऐसे 220 के अकॉर्डिंग्स में भी नहीं है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का एज पर ऐसे 220 कि उसको जो है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाने हैं एट द इंगेजमेंट लेवल। अब यहाँ पर हम इंगेजमेंट लेवल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ हम ऐसे 220 की बात कर रहे हैं, जिससे कि ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि जो भी ऑडिट हो रहा है वो प्रोफेशनल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो रहा है। राइट, यही लाइन अगर हम SQC के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो उसमें होता है दैट यू हैव टू स्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। बट यहाँ पर क्या है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम और एट द इंगेजमेंट लेवल भी यहाँ एक और वर्ड जुड़ जाता है, तो ऐसा उनको करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो रिपोर्टिंग करी है कारो 2020 में, वो प्रॉपर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं हुआ है। अब इसके लिए आपको ना आना पड़ेगा अपने रिपोर्टिंग चैप्टर पे, कारो 2020 की रिपोर्टिंग पे, कि यहाँ पर ये क्यों प्रॉपर नहीं है। तो देखो, अगर क्लॉज 7 आप खोलोगी ना, तो क्लॉज 7 में क्या लिखा हुआ है, क्लॉज 7 में ये लिखा हुआ है कि अगर वहां पर कोई भी एडवर्स सिनेरियो होगा, दैट कंपनी अगर रेगुलर होगी मतलब इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, तो वो चीज आपको वहां पर रिपोर्ट करना होगा। अब यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ इन्होंने लिखा है जनरली रेगुलर। तो यहाँ जनरली रेगुलर का मतलब क्या है, बिकॉज आपको ये तो रिपोर्ट करना है कि वो रेगुलर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कितने एक्सटेंड तक के अरियर्स हैं पिछले साल में, पिछले साल के लास्ट डे में, और क्या वो जो है 6 मंथ से ज्यादा है फ्रॉम द ड्यू डेट, तो वो चीज भी आपको इंडिकेट करना है। तो यहाँ पर ना तो इन्होंने कोई 6 मंथ्स वाली बात करी है, ना इन्होंने अरियर्स का अमाउंट लिखा है कि कितने एक्सटेंड तक के अरियर्स हैं ऑन द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो दैट्स वाई यहाँ पर कुछ भी प्रॉपर रिपोर्टिंग है ही नहीं ऐसे 220 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दैट इज वाई
ये हमें क्वालिटी रिपोर्ट नहीं मानेंगे एज पर ऐसे 220, बिकॉज इनको क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम लगाना चाहिए था। तो यहाँ पर आपके टी वाई यू जो है वो हो गए हैं, आपके 5 टी वाई यू थे, एंड जिसमें कि ये जो था एक अच्छा क्वेश्चन था। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस के साथ में। टेस्ट योर नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू आर एंड एसोसिएट्स एक स्टैट, PQR and associate stat auditors हैं एक listed company के. Now there arose an issue during the course of audit relating to related party transaction. जब ये audit कर रहे थे तो इनको पता लगा कि वहाँ पर क्या है, एक related party transaction है। जो engagement partner है, they want to consult an EQCR on this matter during the course of audit process itself. तो क्या वो EQCR से कर सकते हैं कंसल्ट? तो यस, इट इज क्लियरली गिवन कि EQCR से आप कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तो इसका आंसर भी एक बार देख लेते हैं। इट इज नेसेसरी कि आप जो हो मेंटेन करो ऑब्जेक्टिविटी रिव्यूअर की। देयरफॉर participation and engagement on making decisions for engagement team is to be avoided at all cost. लेकिन engagement partner may consult quality reviewer during the engagement so as to not compromise his objectivity and eligibility to perform the role, because EQCR को quality check करने के लिए रखा गया है ना आपकी। तो आपका ये वही बात हो गई कि आप जो हो, आप मतलब आप जो हो एक एग्जाम लिख रहे हो और उसमें आपके टीचर ने आपको अगर यही बता दिया कि इसका क्या आंसर है, तो फिर उसकी चेकिंग का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। लेकिन हाँ, अगर वो लाइक आपके जो मतलब एग्जामिनर है, आपके टीचर हैं, वो अगर आपको हेल्प करे हैं इन नोइंग द रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन कि इतने मार्क्स का है, इतने टाइम का है, या इस तरह से आप अटेम्प्ट करो पेपर, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर वो आपको आंसर ही बता देंगे तो फिर उसकी ऑब्जेक्टिविटी ही कॉम्प्रोमाइज हो गई ना। तो वो चीज़ नहीं जो है स्टैंडर्ड अलाउ करता है। Okay, now moving on to another question. Beta Private Limited ने अप्रोच करा है firm of chartered accountants to assist them in preparation of financial statements and issue a compilation report in this regard. So does CA firm have responsibility in relation to quality control for the above said engagement, and you have to discuss it with reasons. तो बीटा प्राइवेट लिमिटेड ने क्या बोला है कि आप उनको असिस्ट कर दो इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इशू कर दो कंपाइलेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये एक तरह से आपसे क्या करवा रहे हैं, ये आपसे करवा रहे हैं नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट। तो अब इस केस में क्या सीए को रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रिलेशन टू क्वालिटी कंट्रोल? तो SQC1 किस किस पे लगता है? क्या SQC1 सिर्फ ऑडिट पे लगता है? नहीं, ये सारे ही टाइप्स के एंगेजमेंट्स पे लगता है। सो यस, डेफिनेटली इसमें यही बोल रहे हैं कि क्या फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू क्वालिटी कंट्रोल? सो यस, डेफिनेटली है, दे कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी कंट्रोल। तो यहाँ पर यही है कि ये जो है रिलेटेड सर्विसेज में फॉल करते हैं, और SQC1 जो है ये सारे ही टाइप्स के एंगेजमेंट्स पे लगता है, ये रिलेटेड सर्विसेज पे भी लगेगा। नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन है रामानुजन रामानुजन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस। ओके, सो व्हाटएवर द नेम, एक सीए फाइनल का स्टूडेंट है ये। ही फील्स दैट एंगेजमेंट फाइल इन ऑडिट एंगेजमेंट शुड बी रेडी प्रायर टू इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो क्या इनका जो व्यू है ये ठीक है? ये एक सीए फाइनल के स्टूडेंट है और ये बोल रहे हैं कि जो एंगेजमेंट फाइल है इन ऑडिट एंगेजमेंट, इट शुड बी रेडी प्रायर टू इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट से पहले आप अपनी एंगेजमेंट फाइल रेडी रख दो। तो ये ठीक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? तो एंगेजमेंट फाइल जो है शुड बी कंप्लीटेड एंड नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इन केस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इस वजह से जो रामानुजन का मतलब व्यू पॉइंट है, दैट इज रॉन्ग। क्योंकि फर्म को जो है इस तरह से अपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनानी चाहिए कि उसको जो है असेंबलिंग जो करनी है एंगेजमेंट फाइल्स की, वो टाइमली बेसिस पर करनी है। एंड वो कब करनी है? आफ्टर द एंगेजमेंट रिपोर्ट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड। और यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब ये स्टूडेंट क्या बोल रहा है? ये स्टूडेंट ये बोल रहा है कि जो एंगेजमेंट फाइल है नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, इट शुड बी रेडी प्रायर टू इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो इनका व्यू पॉइंट एकदम ही गलत है। आपको जो है 60 डेज के अंदर अंदर जब आप ऑडिट रिपोर्ट इशू कर लेते हो, उसके विद इन 60 डेज you have to you can like assemble your engagement file. इट्स नॉट दैट कि आपको जो है प्रायर जो मतलब ऑडिट रिपोर्ट से पहले ही आपको एंगेजमेंट फाइल असेंबल करना है, ऐसा नहीं है। तो इनका जो व्यू पॉइंट है दैट इज रॉन्ग, नॉट इन ऑर्डर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, BNE एंड कंपनी जो है दे आर इन मिड्स ऑफ ऑडिट प्रोसेस. नाउ ड्यूरिंग द ऑडिट, एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं. नाउ ड्यूरिंग द ऑडिट एंड इशू अरोज रिलेटिंग टू रिव्यूज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स इन टर्म्स ऑफ Ind AS 115. जो engagement partner है took a certain stand. However, engagement quality control reviewer recommended otherwise after review. Engagement partner is not willing to accept the recommendations of reviewer. तो अब EQCR और एंगेजमेंट पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है. EQCR ने जो रिकमेंडेशन दी है वो एंगेजमेंट पार्टनर रिजॉल्व नहीं करा. अब इस केस में क्या होगा, इस केस में लाइक अगर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, तो फिर इनको क्या करना चाहिए, इनको जाना चाहिए किसी अनदर अनदर प्रैक्टिशनर के पास में. कहाँ लिखा है, अनदर प्रैक्टिशनर के पास में, या फिर फर्म के पास में, या फिर प्रोफेशनल या रेगुलेटरी बॉडी के पास में. और ऑडिट रिपोर्ट तब तक सॉरी तब तक इशू नहीं करनी है जब तक मैटर रिजॉल्व ना हो जाए. तो पहले अपने आपस की लड़ाई खत्म करो और उसके बाद ही आप ऑडिट रिपोर्ट इशू करना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. MBA एंड एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि स्टैब्लिश हुई है 7 साल पहले. The firm is getting new clients and has also been offered new engagement services with existing clients. The firm is concerned about obtaining such information as it considers necessary in the circumstances before accepting an engagement with new client and acceptance of a new engagement with existing client. तो firm क्या सोच रही है कि हम जो है क्या करते हैं, firm is concerned about obtaining such information क्योंकि उसको लगता है कि बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद अ न्यू क्लाइंट से कोई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, या फिर एग्जिस्टिंग क्लाइंट से न्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, फर्म इज लुकिंग टू वर्क विद ओनली सिलेक्टेड क्लाइंट्स टू एडहेयर द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. तो आपको गाइड करना है एमबीए एंड एसोसिएट्स को अबाउट द मैटर्स टू बी कंसीडर्ड, जिससे कि आपको ये पता लगे कि आप जो हो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करें. तो उसमें सीधा सीधा यही है कि इसको नए नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं, नए नए एंगेजमेंट्स मिल रहे हैं एग्जिस्टिंग क्लाइंट से, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाह रही है. और फिर क्वेश्चन ने आपको बता ही दिया कि इसमें इन लोगों का एक्चुअल मोटिव क्या है. बिकॉज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप वाला जो एलिमेंट है उसमें हम लोग 3 चीजें देखते हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी और केपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस. यहाँ पर क्या इन लोगों ने सीधा सीधा पूछ लिया कि आप कौन कौन से मैटर्स कंसीडर करोगे जब आप इंटीग्रिटी देखोगे अपने क्लाइंट की. तो इंटीग्रिटी के लिए क्या क्या यू नो मैटर्स हैं. सबसे पहले तो यही कि क्लाइंट का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसके बिजनेस ऑपरेशंस कैसे हैं, फिर क्या वो किसी मनी लॉन्ड्रिंग या क्रिमिनल एक्टिविटी या फ्रॉडलेंट में तो इन्वॉल्व नहीं है. उसके बाद में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लिमिटेशन लगा रहा है अननेसेसरी आपके काम पे. फिर आपकी फीस जो है वो लो एज पॉसिबल कर रहा है. फिर जो पुराना वाला ऑडिटर था वो क्यों नहीं उन्होंने रीअपॉइंट करा, या फिर नॉन रीअपॉइंटमेंट क्यों हुआ है, या मतलब जो भी है, जो भी पॉइंट्स आपने हैं आपको पता ही है कि इसमें क्या क्या है. तो बिजनेस रेपुटेशन और इन अप्रोप्रिएट लिमिटेशन, प्रपोज अपॉइंटमेंट कि आपको किस वजह से अपॉइंट किया जा रहा है, कोई रीअपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुआ है पिछले वाले का. तो इससे आप क्या कंसीडर करोगे, इससे व्हाट यू विल डू, यू विल कंसीडर ऑल दी इंटीग्रिटी वाले पॉइंट्स. अच्छा, इस आंसर में कुछ और भी लिखा है इन्होंने. तो इन्होंने ये लिखा है कि बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट विद अ न्यू क्लाइंट एंड व्हेन कंसीडरिंग एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एंगेजमेंट, इश्यूज अगर कोई आइडेंटिफाई हुए हैं और फर्म जो है इश्यूज के बाद में भी एक्सेप्ट करना चाह रही है स्पेसिफिक एंगेजमेंट को, तो उसको ये देखना होगा कि किस तरह से उन्होंने इश्यूज को एड्रेस किया था. उसके बाद में फिर उन्होंने ये सारे पॉइंट्स बनाए. तो चांसेस ये है कि अगर आप ये पॉइंट स्किप करोगे तो हो सकता है इसके लिए आपका आधा मार्क काट ले. अब यार इतनी सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एज इट इज़ लिखे. तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप जो हो जितना प्रॉपर हो पाए अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो, और ये सारे पॉइंट्स तो आपको लिखना ही है, एटलीस्ट 6 to 7 पॉइंट्स आपको जरूर लिखने हैं अगर 5 मार्क्स का आंसर है. तो इससे ज़्यादा हो तो बहुत ही बढ़िया है, बट इतने तो लिखनी है सो दैट आपको 3 out of 5 तो आ ही जाए. Now, extend जो है will have regard the integrity of a client will generally grow within the context of ongoing relationship with the client. मतलब इन्होंने ये बोला है कि इस चीज़ की जो नॉलेज है, जैसे जैसे आप एंगेजमेंट में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको पता लगती रहेगी, बट आपको ये सारी चीज़ें कंसीडर ज़रूर करना है. ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं. एसपीएस एंड एसोसिएट्स जो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कौन है, स्टैंड ऑडिटर्स है ऑफ ग्रेक लिमिटेड फॉर लास्ट 2 years. ग्रेक लिमिटेड जो है वो एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग में फार्मास्यूटिकल गुड्स इन इंडिया.
Now, during the year 23-24, the company has diversified and commenced providing software solutions in e-commerce in India. तो ग्रेक लिमिटेड जो है वो फार्मास्यूटिकल में इन्वॉल्व है और कंपनी ने डाइवर्सिफाई करा है 23-24 में, और इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज में भी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस जो है ये देंगे. SPX and Associates, while carrying out the audit, noticed that the company has expanded its operations into new segment as well as in the new country. अब SPX and Associates जो है वो स्टार्ट ऑडिटर से, क्योंकि ग्रेक लिमिटेड के वो आए, उन्होंने देखा कि हाँ एक्सपेंशन हुआ है. और एसपीएस एंड एसोसिएट्स जो है ये जिस फील्ड में इन्होंने एक्सपेंशन करा है उसकी एक्सपर्टीज को पोजेस नहीं करते हैं, और इनके पास में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है जिससे कैरी आउट कर पाए इतनी सारी डाइवर्सिफाइड बिजनेस एक्टिविटीज में अपना ऑडिट. और इस वजह से ये सोच रहे हैं कि मेरे बस की तो है नहीं, मैं विड्रॉ कर दे रहा हूँ. तो अब आपको ये बताना है कि कौन कौन से मैटर्स जो हैं ये कंसीडर करेंगे बिफोर विड्रॉइंग. अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि इसको विड्रॉ करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसमें इसने सीधा सीधा बता दिया कि विड्रॉ कर रहा है, और आप जो हो हमें बता दो कि क्या क्या मैटर्स इसको कंसीडर करना चाहिए बिफोर विड्रॉ. तो सबसे पहले तो अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है कि आप जो हो जाने वाले हो, तो बेटर ये रहेगा जाने से पहले एक बार मैनेजमेंट के साथ में क्या कर लो, डिस्कशन कर लो. सो डिस्कस करो विद द क्लाइंट या मैनेजमेंट कि क्या एक्शन आप ले सकते हो. नाउ अब अगर आपने ये अप्रोप्रिएट आपको लग रहा है दैट इट इज वेरी वेरी अप्रोप्रिएट फॉर यू टू विड्रॉ, तो फिर उस केस में आप डिस्कस करो विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द क्लाइंट, यानी कि मैनेजमेंट है या टीसीडब्ल्यू है कि आपके जो है विड्रॉ करने वाले हो आप, और विड्रॉ करने के रीजंस क्या क्या हैं. नाउ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि विड्रॉ, चलो आपने एक तो क्या करा, सबसे पहले आपने डिस्कस किया था कि आप क्या एक्शन ले सकते हो. फिर अगर आपने जाने का सोच ही लिया है तो फिर आप क्या करोगे, उन्हें रीजंस बताओगे. अब सिर्फ रीजंस बताने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लीगल रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इन सब का भी कंप्लायंस करना होगा अगर कोई वहाँ पर है तो. और उसके बाद में आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं आ जाना है, आपको डॉक्यूमेंट भी करना है सिग्निफिकेंट इश्यूज, कंक्लूजन्स एंड बेसिस फॉर कंक्लूजन्स. अब ये इसलिए ज़रूरी है सो दैट क्लाइंट के पास में और आपके पास में एक प्रॉपर प्रूफ हो कि किस बेसिस पे आपने और किस वजह से आपने विड्रॉ किया है इस एंगेजमेंट से. यानी कि क्लाइंट की गलती है, क्लाइंट जो है आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या फिर आप ही इनकॉम्पिटेंट हो उस ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए. तो यहाँ पर देखो इसका आंसर इन्होंने किस तरह से दिया है कि एज पर SQC 1 जो फॉर्म है उसको उस तरह से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अपनी स्टैब्लिश करना चाहिए, एक्सेप्टेंस और ये सब के बारे में दिया है. उसके बाद फिर इन्होंने ये बताया है कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप वाले जो एलिमेंट है उसी का ही पार्ट है आपका, कि आपको असेस करना होता है अपनी कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस, और आपके पास में टाइम और रिसोर्सेज है या नहीं है. नाउ फिर उसके बाद इन्होंने जो है अपने आंसर को लिखा है. उसके बाद में इन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहले फिर इन्होंने इन द गिवन केस बताया है. फिर इन्होंने ये बताया है कि ये जो क्लाइंट है वो, ये जो ऑडिटर है विड्रॉ करने की सोच रहा है, विश टू विड्रॉ. उसके बाद में फिर इन्होंने वो सारे मैटर्स लिखे, वो सारे पॉइंटर्स लिखे हैं जो मैंने आपको बताए कि सबसे पहले आप डिस्कस करो कि आप क्या एक्शन ले सकते हो, राइट. फिर उसके बाद में अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि जा रहे हो तो जाओ निकलो, लेकिन क्या करो, रीजन बता दो. और ये बता दो कि मैं जा रहा हूँ, उसके बाद में प्रोफेशनल, लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कोई है तो, और डॉक्यूमेंट करो जो भी इश्यूज हैं, कंसिडरेशन है या कंक्लूजन है. नाउ मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन. PQR इन एसोसिएट स्टैट ऑडिटर्स हैं of large unlisted company which is engaged in manufacturing of auto components. Subsequent to reappointment of auditors in AGM, the company shared the appointment letter with PQR and Associates seeking acknowledgement and acceptance letter. जो CAR है वो क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर है, और वो प्लान कर रहा है टू इशू द एक्सेप्टेंस लेटर. नाउ ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर देयर वाज अ सर्च बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज इन द कंपनी, और कुछ सर्टेन काउंटिंग रिकॉर्ड्स भी जो थे वो सीज कर लिए थे इनकम टैक्स वालों ने फॉर वेरिफिकेशन. अब कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी सोशल मीडिया पे, उसके बेसिस पे सीआर ने नोट करा कि जो प्रमोटर का भाई है, प्रमोटर्स ब्रदर, is contemplating to contest in the ensuring elections under the banner of a political party. Now, one of the current senior engagement team manager who has been doing the audit engagement till last year has left PQR and Associates and is planning to provide some accounting services to one of the associate companies. यानी कि यहाँ से देखो आपको हिंट्स मिलना स्टार्ट हो गई कि कंपनी में कितनी कितनी गड़बड़ है. ये करंट सीनियर मैनेजर है, उसने जो है छोड़ भी दिया लास्ट ईयर,
और वो जो है वो कोई और अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा है इसकी एसोसिएट कंपनी को। और जो PQR एंड एसोसिएट्स हैं, दे आर येट टू रिक्रूट अनदर सीनियर मैनेजर हैविंग एडिक्वेट एक्सपीरियंस इन ऑडिट ऑफ क्लाइंट्स इंगेज्ड इन ऑटोमोटिव सेक्टर। अब आपको इलैबोरेट करना है मैटर्स जो आपको कंसीडर करने होंगे बाय PQR एंड एसोसिएट्स, मतलब PQR एंड एसोसिएट्स को जो कंसीडर करने होंगे with respect to acceptance and continuance of client relationship considering the above issues। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। PQR एंड एसोसिएट्स क्या है? स्टार ऑडिटर्स है, ठीक है। अब ये जो ये ऑटो कंपोनेंट्स बना रहा है, सॉरी कंपनी जो है ये PQR एंड एसोसिएट्स क्या है? PQR एंड एसोसिएट्स एक कंपनी के स्टार्ट ऑडिटर्स है और ये कंपनी क्या करती है? ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। अब जब रीअपॉइंटमेंट हुआ AGM में, तो कंपनी ने एक अपॉइंटमेंट लेटर शेयर कर दिया PQR एंड एसोसिएट्स में, जिसमें उन्होंने एक्नॉलेजमेंट मांगा और एक्सेप्टेंस लेटर भी मांगा। नाउ जो CAR है वो कौन है? वो एंगेजमेंट पार्टनर है PQR एंड एसोसिएट्स का, और ये सोच रहा है कि मेरे को जो इन्होंने लेटर दिया है ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑडिट का जो लेटर है मतलब वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, टू इशू द एक्सेप्टेंस लेटर। जस्ट अ सेकेंड, कंपनी शेयर द अपॉइंटमेंट लेटर। हाँ, इन्होंने एक्चुअली ये लेटर दिया है कि आप जो हो आप हमारे ऑडिटर फिर से बन जाओ। तो जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो क्या सोच रहा है कि मैं जो हूँ इनका, मतलब ये ऑडिटर तो थे ही, अब ये रीअपॉइंट भी हो गए हैं, तो उसकी बात हो रही है यहाँ, ठीक है। अब क्या हुआ है ना, करंट फाइनेंशियल ईयर में सर्च पड़ी है इस कंपनी में। उसके बाद में आपको ये भी पता लगा कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो सीज हो गए हैं। ऑल्सो कुछ इन्फॉर्मेशन दी सोशल मीडिया पे जिससे आपको ये पता लगा कि जो प्रमोटर का भाई है वो इलेक्शंस भी लड़ रहा है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में। और जो करंट सीनियर एंगेजमेंट टीम मैनेजर है जो कि ऑडिट कर रहा था पिछले साल तक, उसने क्या करा? PQR एंड एसोसिएट्स का PQR एंड एसोसिएट्स को छोड़ दिया। मतलब आप जो वो PQR एंड एसोसिएट्स हो सपोज, तो आपके एक सीनियर एंगेजमेंट टीम मैनेजर ने आपकी फर्म को छोड़ दिया जो लास्ट ईयर तक आपके साथ ही कर रहा था। और अब वो क्या करने वाला है? नाउ ही इज प्लानिंग टू प्रोवाइड सम अकाउंटिंग सर्विसेज टू वन ऑफ द एसोसिएट कंपनी। अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ऑडिट नहीं करूंगा और मैं जो हूँ अकाउंटिंग सर्विसेज दूंगा। अब जो PQR एंड एसोसिएट्स हैं, ये जो बंदा गया है उसकी जगह ये दूसरा बंदा अपॉइंट करना चाह रहे हैं जिसके पास में एडिक्वेट एक्सपीरियंस हो ऑडिट ऑफ क्लाइंट्स में। नाउ आपको जो है मैटर बताना है कि क्या उसको ये जो इस वाली कंपनी से PQR एंड एसोसिएट्स को एक एक्सेप्ट रीअपॉइंटमेंट के लिए एक्सेप्टेंस लेटर मिला है, क्या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज उसका एक सीनियर एंगेजमेंट टीम मैनेजर वहां से चला गया है और वो अभी ढूंढ रहे हैं, मतलब उनके पास में अभी जो प्रॉपर बंदा है वो है नहीं। तो इस केस में क्या आंसर होगा? ये जो है ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, इसमें क्या बोलते हैं हम इसमें ये तीन चीजें कंसीडर करते हैं, राइट। अब इसमें एक चीज और इन्होंने बोली है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको कंक्लूड करना चाहिए कि वो जो है इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के साथ में कंप्लाई कर रहा है, और उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस भी वहां पर है या नहीं है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ना एक्चुअली इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ जो प्रमोटर का भाई है वो पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व है। तो कोई भी अगर पोटेंशियल थ्रेट्स हैं तो उस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टी से तो शायद इंडिपेंडेंस नहीं है। एक मिनट, independence and objectivity throughout the engagement, any potential threats to independence such as relationship with clients affidavit or involvement in political parties by related parties should be evaluated। हाँ, यहाँ पर इंडिपेंडेंस इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो सकती है बिकॉज जो कंपनी है और उसमें जो प्रमोटर का भाई है वो एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन में वो क्योंकि खड़ा होने वाला है ना, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप जहाँ जा रहे हो ऑडिट करने, कहीं ऐसा तो नहीं वो आपकी इंडिपेंडेंस को ही कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। बिकॉज आप अगर एक ऐसे क्लाइंट के पास जाओगे जो बोलेगा आपको गन पॉइंट पे रखे कि चल चल क्लीन रिपोर्ट दे वरना हम तेरा ये कर देंगे, तेरे को शूट कर देंगे, या फिर वो कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपके ऊपर डालेंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी इंडिपेंडेंस, वहां पर इंडिपेंडेंस को थ्रेट है। तो ये चीज भी मेक श्योर कर लो जाने से पहले वहां पे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी जो ओपिनियन है वो ठीक से रख ही नहीं पाऊंगा, मैं क्लीन मतलब जो एक सही ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए वो दे ही नहीं पाऊंगा, अपनी ओपिनियन सही से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा। उसके अलावा इनको अपनी कॉम्पिटेंस भी चेक करनी होगी बिकॉज इनका जो सीनियर मैनेजर है वो चला गया है ना इनकी टीम से PQR वालों की, तो PQR एंड एसोसिएट्स को वो चीज भी यहाँ पर चेक करना होगा, राइट। और उसके बाद में
यहाँ पर एक चीज और थी कि टैक्स डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे थे। तो एक तरह से जो भी एलिमेंट्स है ना, तीनों की तीनों यहाँ लग रहे हैं, एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस वाले की जो भी कंपोनेंट्स हैं, उस मतलब यहाँ क्लाइंट की इंटीग्रिटी भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। उसके अलावा एथिकल रिक्वायरमेंट्स में इंडिपेंडेंस भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर थ्रेट है। और आपको ऐसा लग रहा है कि कॉम्पिटेंसी भी नहीं है यहाँ पर। तो आप जो वो सारे ही पॉइंट्स को पहले तो ये लिखोगे कि एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस में हम ये चीजें देखते हैं। उसके बाद में आप जो वो प्रॉपरली बता दो कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको इस केस स्टडी से पता लग रहे हैं, राइट। तो वही चीज यहाँ पर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रिस्क है। क्लियरली कम्युनिकेट करो स्कोप के बारे में, कोई लिमिटेशंस वगैरह तो नहीं लगा रहे हैं। तो इसमें उन्होंने जो जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, उसमें से आप एक बार रीड कर लेना इसको कि पीक्यूआर एंड एसोसिएट्स को क्या क्या करना चाहिए, इंक्वायरी करो रिस्क वगैरह के बारे में, और देन एक्सपेक्टेशंस और ये सब। मतलब इसमें है कि पीक्यूआर एंड एसोसिएट्स को क्या क्या करना चाहिए। तो ये जो तीनों ही कंपोनेंट्स हैं, इसमें से जो जो केस स्टडी में आपको रेलेवेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं उसको इसके साथ कनेक्ट करो। अगर लग रहा है कि ठीक है हम अरेंज कर लेंगे तो एक्सेप्ट कर लो। जैसे आपको लग रहा है कि कॉम्पिटेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि सीनियर मैनेजर चला गया आपका, आपको लग रहा है रीजनेबल टाइम में आप अपॉइंट कर लोगे तो एक्सेप्ट करो, वरना नहीं करो। उसके अलावा एथिकल रिक्वायरमेंट्स में अगर आपको लग रहा है कि इंडिपेंडेंस पे थ्रेट है और वो थ्रेट को आप एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं ला सकते हो तो मत एक्सेप्ट करो, वरना करो। उसके अलावा ये जो रेट पड़ी थी इनके यहाँ, नॉट रेट मतलब वो इनके सीज कर लिए थे डॉक्यूमेंट्स, तो उस केस में अगर आपको लग रहा है कि इनकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो आप मत करो इनका ऑडिट एक्सेप्ट, वरना कर लो। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये सारे ही, क्योंकि इसमें पॉइंट्स कवर हो गए। ना सीए गिरी जो है सीनियर पार्टनर है मेसर्स टीएसबी एसोसिएट्स का। जो मेसर्स टीएसबी एसोसिएट्स रेप्यूटेड फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, जो कि मोर देन 5 डिकेड से 50 सालों से लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की प्रैक्टिस में है। जो फर्म है वो अंडरटेक कर रही है स्टैंड ऑडिट ऑफ लार्ज लिस्टेड कंपनीज अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री सेक्टर्स एंड हैज मोर देन 50 क्वालिफाइड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। जो सीए गिरी है वो EQCR बनी है ऑडिट एंगेजमेंट के लिस्टेड एंटिटी के। तो कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो है इन्हें देखने होंगे। नाउ अपॉन कंप्लीशन द रिव्यू, इन्होंने आइडेंटिफाई करी कि कुछ सर्टेन इश्यूज हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड एंड एडिक्वेसी ऑफ प्रोविजन से रिलेटेड। तो जो व्यूज हैं सीए गिरी के, दे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर। अब आपको बताना है कि इनके डिफरेंसेस कैसे करने। तो ये पॉइंट तो अभी आया था कि आप जो हो क्या करो, कंसल्ट कर लो किसी दूसरे प्रैक्टिशनर को, अनदर फर्म को, या फिर आप किसी प्रोफेशनल या रेगुलेटरी बॉडी को। उसके अलावा आपको एस्पेक्ट्स क्या क्या कंसीडर करना है, तो वो एस्पेक्ट्स जरूर हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो एस्पेक्ट्स का एक निमोनिक है सिग्निफिकेंट मेवा। तो सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है कि आप जो हो, सबसे पहले तो ये देखो कि इंडिपेंडेंस वहां पर है या नहीं। EQCR क्या देखेगा, इंडिपेंडेंस है या नहीं, बिकॉज ये तो प्राइमा फेसी है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद में आप ये देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं और उनके क्या रिस्पॉन्सेज रहे हैं, अगर ऐसा है तो। उसके बाद में आप ये देखो कि कौन कौन से मैटर्स आपको कम्युनिकेट करना है टू मैनेजमेंट, TCWG या रेगुलेटरी बॉडी को। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जो है EC यही था इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंस। देन W से ये था कि आपको जो भी वर्किंग पेपर्स हैं वो ये देखने हैं कि आप वर्किंग पेपर सिर्फ नाम के हैं या सच में वो दिखा रहे हैं कि वर्क परफॉर्म इसमें है या नहीं है। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया। सिग्निफिकेंट में आपको क्या देखना है कि क्या क्या सिग्निफिकेंट रिस्क इन लोगों ने, मतलब आप खुद को इमेजिन करो दैट यू आर द EQCR। मैं याद करा रही हूँ आपको, यहाँ से सुन लो। आप एक EQCR हो, ठीक है। एक मिनट रुको, लिख लेते हैं इसको। देखो EQCR क्या क्या चेक करेगा, मैंने आपको क्या बताया, सिग्निफिकेंट मेवा। EQCR क्या चेक करेगा, सिग्निफिकेंट मेवा। तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ कि क्या वहां पर कोई सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुए थे और उनका क्या रिस्पॉन्स रहा। उसके बाद में कौन कौन से मैटर्स जो हैं वो इन लोगों ने, एंगेजमेंट पार्टनर वगैरह ने बताए हैं टू TCWG या मैनेजमेंट। कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज छुपा दी हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, यू हैव टू इवेलुएट कि फर्म कितनी इंडिपेंडेंट है, फर्म्स इंडिपेंडेंस। जो ऑडिटिंग फर्म है उसकी बात हो रही है। फिर वर्किंग पेपर्स की यहाँ बात हो रही है कि वर्किंग पेपर सिर्फ नाम के हैं या फिर सच में वर्क परफॉर्म को रिफ्लेक्ट करें। उसके बाद में जो ऑडिट रिपोर्ट इन लोगों ने इशू करी है वो कितनी
अप्रोप्रिएट है। तो ये कुछ पॉइंट्स तो हो ही गए। उसके अलावा एक दो चीज़ें एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर और चेक करेगा कि जो इन लोगों ने मटीरियलिटी लगाई है वो कितनी हद तक लगाई है, मटीरियलिटी लेवल जो इन्होंने सेट करा है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह से इनका रिस्क कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, असेसमेंट ऑफ रिस्क। तो एक तो ये चीज़ वो चेक करेगा। उसके अलावा वो ये चीज़ और चेक करेगा कि जो भी इन्होंने मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है वो कितनी करेक्ट है और कितनी इनकरेक्ट है। तो यही सारी चीज़ें जो है वो चेक करेगा। और उसके बाद में जो दूसरा पार्ट है वो तो हम लोगों ने देख ही लिया था कि उसमें क्या क्या उसको करना होगा, कंसल्टेशन और ये सब करना होगा। तो यही है जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए। और तब तक वो नहीं करेगा जब तक कि रिजॉल्व नहीं हो जाएगा, तब तक उसको वो इशू नहीं करेगा। ठीक, तब तक ऑडिट रिपोर्ट आपकी इशू नहीं हो पाएगी। नाउ टीपीएक्स एंड कंपनी जो है एक लार्ज ऑडिट फर्म है और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करती है इलेक्ट्रॉनिकली भी और फिजिकली भी। फिजिकल जो है कॉपीज वो ना तो स्कैन होती है ना इनकॉर्पोरेट होती हैं। फर्दर कुछ इंस्टांसेस हैं जहाँ पर जो ऑडिट वर्किंग पेपर्स हैं दे डू नॉट कंटेन डिटेल्स एज टू वेदर इन्फॉर्मेशन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लाइंट और प्रिपेयर्ड बाय एंगेजमेंट टीम। Now, how do you view the above situation from point of view of quality control system in audit firm? तो वर्किंग पेपर्स जो हैं दे डू नॉट कंटेन डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो क्लाइंट ने मतलब निकाली है और इंगेजमेंट टीम ने प्रिपेयर करी है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि फिजिकल कॉपीज को भी स्कैन वगैरह करके नहीं रख रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किस चीज़ में फ्लॉ है, यहाँ पर फ्लॉ है आपके डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ ठीक से बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, वॉट यू विल डू इन दिस सिचुएशन? देखो SQC 1 क्या बोलता है, SQC 1 ये बोलता है कि फर्म को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनानी चाहिए जिससे कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी, रिट्राइवेबिलिटी हो इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन की। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे तो इन लोगों का कुछ भी ठीक से हो ही नहीं रहा है। तो वेयर इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन अगर पेपर में है, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी अदर मीडिया में है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, चोरी चकारी नहीं होना चाहिए। और आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने बना दिए, आप उसको एक्सेस भी कर पाओ, रिट्राइव भी कर पाओ, राइट। तो जो मतलब डेटा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो हो ऑल्टर उसको कर दिया, ऐड या डिलीट कर लिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। और बिकॉज अगर आप उसको एक्सेस या रिट्राइव नहीं कर पाओगे तो इट कैन बी परमानेंटली लॉस्ट और डैमेज्ड। तो one of the reasons for designing and implementing appropriate controls for engagement documentation in this regard is the protection of integrity of information at all stages of information। क्योंकि देर आर चांसेस कि अगर आपने सिर्फ बना के रख दिया तो उस डेटा में कुछ भी छेड़ाखानी हो सकती है। तो इस वजह से जो भी इलेक्ट्रॉनिक पेपर डॉक्यूमेंटेशन है वो पेपर में फाइल में रखा है वो चीज़ तो अलग हो गई, लेकिन उसको आप जो हो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन भी करो। तो इस केस में क्या हुआ है, एंगेजमेंट टीम्स को क्या करना पड़ेगा, जनरेट करनी पड़ेंगी स्कैन्ड कॉपीज जिससे कि आप जो हो इंटायर कंटेंट जो ओरिजिनल पेपर डॉक्यूमेंटेशन का है उसको देख पाओ। इसमें मैनुअल सिग्नेचर्स, क्रॉस रेफरेंसेस, एनोटेशन सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद में जो स्कैन कॉपीज है इनको इंटीग्रेट कर दो इंगेजमेंट फाइल्स में जिसमें इंडेक्स वगैरह प्रॉपर लगा दो। और इनेबल करो ये जो स्कैन कॉपीज हैं कि इनको आप रिट्राइव और प्रिंट कर पाओ जब भी रिक्वायरमेंट हो। तो इट हैज़ ऑल्सो बीन स्टेटेड कि बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस रहते हैं कि जहाँ पे ऑडिट वर्किंग पेपर्स में डिटेल्स नहीं होती हैं जो भी उसने क्लाइंट के साथ में ऑब्टेन करी थी या प्रिपेयर करी थी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द इंफॉर्मेशन यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस टू इंश्योर इट्स रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे रिस्क हो सकता है नॉन कंप्लायंस का बिकॉज इन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन का कुछ भी ठीक से नहीं करा है। तो इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं कि डॉक्यूमेंटेशन आपको इस तरह से करना है कि जब आपको ज़रूरत हो दैट यू वांट टू यूज इट एज यू नो एज ऑडिट एविडेंस, तो वो कहाँ से लाओगे। तो सबसे पहले तो देखो इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं, मैं आपको लिखवा देती हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा है, हाँ, एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में ये सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी करके आपका पूछ सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ लिख लीजिए मेरे साथ में कि आपको सबसे पहले तो क्या करना है, यू हैव टू मेंटेन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जिससे कि आप क्या कर पाओ, आप सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड रिट्राइवेबिलिटी मेंटेन कर पाओ। अब इस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपके ओरिजिनल पेपर्स हैं उनको क्या करोगे, उनको यू विल इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन।
और इसको फिर क्या करो, इसको आप जो हो इंटीग्रेट कर दो इनटू एंगेजमेंट फाइल्स। और उसके बाद में ये जो स्कैन कॉपीज हैं इनको क्या करो, इनको आप रिट्राइव कर दो एंड प्रिंट कर लो, सो दैट आप इसको एक एज एन ऑडिट एविडेंस यू कैन यूज इट। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाइन एंड एसोसिएट्स एक स्टार्ट ऑडिटर है ऑफ बीबी लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी है, एंड उसने अपने 6 साल पहले ही ऑपरेशन स्टार्ट करे हैं। जो फील्ड वर्क है ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 24 वाज कंप्लीटेड ऑन 1 मई। जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 15 मई की डेट पे है। नाउ ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू ऑफ द एंगेजमेंट इट वाज ऑब्जर्व कि जो EQCR रिव्यू है वो हुआ है 18 मई को, और एंगेजमेंट पार्टनर ने कंप्लीट करा है अपना रिव्यू एंटायरिटी बाय 12 मई 2024। तो आपको कमेंट करना है कि क्या इन्होंने प्रॉपर टाइम फ्रेम में सब चीज़ें करनी है या नहीं करनी। तो ऐसे 220 ये बोलता है कि जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए फॉर रिव्यू बीइंग परफॉर्म्ड इन अकॉर्डिंग विद फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। और उसके लिए उसको क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए उसको ये देखना पड़ेगा कि क्या EQCR अपॉइंट हो गया। उसके बाद में उसको डिस्कस करना होगा सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी उसने आइडेंटिफाई करे हैं, और उसको जो भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट है वो EQCR रिव्यू से पहले नहीं करना है। तो देखो ऐसे 220 क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है ना, यहाँ पर बात हो रही है फर्म लेवल की, ठीक, ऑडिट की बात हो रही है यहाँ स्पेसिफिकली। तो दैट मीन्स यहाँ ऐसे 220 लगेगा। अब ऐसे 220 ये बोलता है कि एंगेजमेंट पार्टनर को ये देखना होगा अगर वो लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहा है कि क्या EQCR अपॉइंट हो गया। फिर उससे डिस्कस करो आप जो भी मैटर्स आपने आइडेंटिफाई करे हैं, डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग एंगेजमेंट including those identified during the engagement quality control review with the engagement quality control review। तो पहले वो डिटरमाइन करेगा, फिर वो उनके साथ में डिस्कशन करेगा, और उसको ये भी मेक श्योर करना है कि उसको जो है EQCR की रिपोर्ट से पहले अपनी ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं करना है। ऑल्सो ऐसे 700 ये बोलता है कि ऑडिट रिपोर्ट टू बी डेटेड नॉट अर्लियर देन द डेट टू विच ऑडिटर हैज obtained sufficient appropriate audit evidence on which to base the auditor's opinion on the financial statements। Now, in cases of an audit of financial statements of listed entity where the engagement meets the criteria for EQCR, such a review assists the auditor in determining कि क्या उन्होंने sufficient and appropriate audit evidence obtain कर लिया है। Also जो EQCR है वो timely manner में होना चाहिए appropriate stages में to promptly resolve to EQCR's satisfaction on or before the date of auditor's report। अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में जो ऑडिट है वो कंडक्ट हुआ है 31 मार्च का, जो कंप्लीट हो गया था 1 मई को, और एंगेजमेंट पार्टनर ने जो रिव्यू करा है ऑडिट को वो करा है बाय 12 मई। जो ऑडिट रिपोर्ट है इशूड बाय पाइन एंड एसोसिएट्स इट वाज डेटेड एट 15 मई 2024, लेकिन जो EQCR हुआ है फाइनलाइज वो हुआ है 18 मई को, जो कि लेटर है देन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इस वजह से यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, EQCR की रिपोर्ट से पहले अपनी ऑडिट रिपोर्ट डेट कर दी। इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पर नॉन कंप्लायंस हो गया। ठीक है, तो एंगेजमेंट पार्टनर ने अपना रिव्यू तो 12 मई को कंप्लीट करा था, पर क्या एंगेजमेंट पार्टनर के रिव्यू से मतलब होता है हमें, या EQCR के रिव्यू से मतलब होता है। इसमें देखो क्वेश्चन में इन लोगों ने कितना स्मार्टली इन्होंने खेला है। इन्होंने ना जानबूझकर ये लाइन लिखी है कि एंगेजमेंट पार्टनर हैज कंप्लीटेड हिज रिव्यूज, सो दैट इसको स्टूडेंट्स पढ़ के कंफ्यूज हो जाए कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात करें EQCR के रिव्यू की, एंगेजमेंट पार्टनर के रिव्यू की। एंगेजमेंट पार्टनर का रिव्यू भले ही 12 मई को हुआ है, लेकिन हमें तो EQCR के रिव्यू से मतलब है ना, और EQCR के रिव्यू से पहले अपनी ऑडिट रिपोर्ट डेट नहीं करना। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉन कंप्लायंस हो रहा है। So that was about the questions of SA 220 as well as SQC 1। इसमें अभी भी कुछ टॉपिक्स बच जाते हैं, जैसे कि आपका पीयर रिव्यू बोर्ड का हो गया, मॉनिटरिंग का पूरा हो गया। उसके अलावा आपने एस्पेक्ट्स वो तो देखे कि EQCR ने क्या क्या कंसीडर करें, बट आपने वो नहीं देखा कि हम नॉर्मल रिव्यू में क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज में भी क्या क्या मतलब पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं, वो भी यहाँ पर कवर नहीं हुए इन क्वेश्चंस में। बाकी तो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड भी इन्होंने एज सच नहीं कवर करा। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ना वो एक बार आप अच्छे से और देख लेना। उसके अलावा मैं कहूँगी कि 85% ऑफ द चैप्टर इज कवर्ड बाय दीज क्वेश्चंस।
तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है पूरे पूरे स्टैंडर्ड्स रिवाइज कराना, वरना वो बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन हाँ, जितना मैं कर पाई इन क्वेश्चंस के थ्रू वो मैंने किया। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास्ट एग्जाम पेपर्स में भी कवर हो गए हैं, तो उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं। और अभी मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से एक दो पेपर जो रह गए वो भी अपलोड कर दूँ और आरटीपीस भी लाऊं। तो उससे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेना बिल्कुल, ठीक है। एटलीस्ट मैं आपकी लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स के आरटीपीस तो करवा ही दूंगी, जिससे कि जो भी टॉपिक्स अभी रह गए हैं वो हो जाए। वैसे मेरी कोशिश यही है कि अभी तक जितनी भी आरटीपीस आई हैं न्यू कोर्स में मई 24 से लेके सारी ही करा दूं। बट अगर मैं सारी नहीं भी करा पाई तो एटलीस्ट जनवरी 2026 की, सितंबर 2025 की, ये तो मैं पक्का ही करा दूंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में। जो जो वीडियोस आ रही है वो बहुत सोच समझ के मैं लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज टेक द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ देम, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो एंड प्लीज कमेंट करा करो, सो दैट आई कैन आल्सो नो दैट वेदर माय वीडियोस आर हेल्पिंग यू और नॉट। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।